नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर ओ ए आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज है और जीएस का टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का निर्माण स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा किया गया है। मेरे सिर्फ इसमें स्वर हैं तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सिद्धांतों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। एक साइड कारण यानी कि सिद्धांत दिए हुए हैं, दूसरे साइड इतिहासकार का नाम है। तो ये बात किसने कही थी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी अशांति के कारण हो गया? तो फेयर चाइल्ड ने ऐसा कहा था। किसका ये कहना था कि कम वर्षा के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ? तो स्टेन का ये बात कहना था। जबकि मैके, एस आर राव और यहाँ तक कि एम आर साहनी ने भी ये माना कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। जबकि प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन के ए आर कैनेडी ने किया और इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्राकृतिक विपदाओं के कारण हुआ है। तो इस दृष्टि से विकल्प सी नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। अच्छा, कुछ मैंने भी यहाँ पे नोट कर रखे हैं, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि किस इतिहासकार ने ये बात कही कि घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? तो जीएफ हेल्स ने ये बात कही थी। जबकि मार्शल और रायक्स का कहना था कि भूतात्विक परिवर्तन यानी कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। महामारी से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन केवीआर कैनेडी ने दिया है। मतलब इन्होंने कहा केवीआर कैनेडी ने कि महामारी के कारण हो गया हड़प्पा सभ्यता का पतन। जबकि सबसे महत्वपूर्ण ये आता है क्वेश्चन कि आर्यन आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, यह बात किस इतिहासकार ने कही है? तो स्टुअर्ट, पिगॉट और गार्डन चाइल्ड ने कही है। तो इससे संबंधित ये सारे फैक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रसिद्ध हड़प्पा स्थलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके उत्खनन के वर्ष के आधार पर यह कालानुक्रम तय करना है। तो ऐसे तो 1-2 साल इधर उधर भी आपको मिल सकता है अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो, लेकिन मोटे मोटे तौर पर लोथल जो कि गुजरात में आपको मिलेगा, इसका उत्खनन 1953 में यानी 1953 में आर राव के द्वारा हुआ था। ठीक है। और जब लोथल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि लोथल की अवस्थिति के बारे में बात करें तो भोगवा नदी पर, यह गुजरात में आपको मिलेगा, कैम्बे की खाड़ी में। उसके बाद बंदरगाह के, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के साक्ष्य या गोदीवाड़ा के साक्ष्य, चावल की भूसी के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य और यहाँ तक कि शतरंज के खेल के साक्ष्य आपको लोथल में ही मिलेंगे। और इसके बाद फिर आलमगीरपुर का जो उत्खनन हुआ है 1958 में हुआ है। सुरकोटदा का उत्खनन 1964 में जेपी जोशी ने किया था। इसका खोज किया था या उत्खनन किया था। और ये सुरकोटदा कहाँ है? तो यह भी गुजरात में ही है। क्वेश्चन ये भी कभी पूछता है कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य और मनके के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं। ठीक है कहाँ ये? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। एक साइड वेद का नाम है, दूसरे साइड उपवेद का नाम है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी है। और जब ऋग्वेद के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा बार इसमें इंद्र का नाम आया है, 250 बार, और 200 बार अग्नि का नाम आया है ऋग्वेद में। ठीक है। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद होता है और यजुर्वेद के उपवेद का नाम शिल्प वेद है। जबकि नहीं, यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है और जबकि अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्प वेद है। ठीक है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद, यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद और अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्प वेद। ठीक है। अच्छा, कुछ फैक्ट और भी है, जैसे कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि भारत के संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद को जो पढ़ता है उसको उद्रात्री कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों रूपों में रचना की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है और यजुर्वेद का जो वाचन करता है उसे अथर्वयु कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अथर्ववेद से बनता है। अच्छा, उससे पहले आपको ये तो जानकारी होगी ही कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है, तीनों को मिला करके। ठीक है। इस त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद के बारे में 2 फैक्ट ये है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस वेद में ये बात कन्या के जन्म की निंदा की गई है? तो अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। या फिर किस वेद में मातृभूमि की महत्व को बताया गया है, यानी मातृभूमि के महात्म्य की चर्चा की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक साइड महाजनपद है, दूसरे साइड राजधानी है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है और कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए तीर्थस्थल का काम करता है? तो कौशाम्बी। ठीक है। अब जब वत्स महाजनपद के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक फैक्ट मुझे याद आ रहा था, मैंने नोट किया है यहाँ पर। महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में लड़े थे ये वत्स वाले।
ठीक है, और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी का ही सबसे पहले राजधानी के रूप में शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। तो ये 3-4 फैक्ट हो गए इससे संबंधित। जबकि कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। अंग महाजनपद वही जो वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जो बिहार का एरिया है वो सब सारे क्षेत्र में था अंग महाजनपद, और इसकी राजधानी चंपा थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी पुंछ थी जो कि जम्मू कश्मीर में है। एक दो फैक्ट ये भी है कि अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा अभी बात कर रहे थे कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। और महाभारत काल में ये दानवीर कर्ण जो थे ना, कर्ण का राज्य था ये, लेकिन उस समय इनको अंग महाजनपद नहीं मालिनी कहा जाता था। तो ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित थी, क्या नाम था उसका? अस्मक। और उसकी राजधानी क्या थी? पोटली या फिर पोतन। तो कहीं कहीं पोटली कहीं कहीं पोतन मिलता है, और अस्मक नाम था उस महाजनपद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सुत्त पिटक से संबंधित नहीं है? तो वैसे तो इसमें सारा सुत्त पिटक से संबंधित है, मध्यमा निकाय, समुच्चय निकाय, समयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इसमें कोई ऐसा विकल्प बनाया नहीं गया जिसके लिए आंसर चुना जाए। नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थंकर का नाम है फिर चिन्ह है। तो सुपार्श्व नाथ जो 7वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका चिन्ह था स्वास्तिक। श्रेयांश नाथ का चिन्ह गैंडा रहा है। मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उसका चिन्ह कलश रहा है। और शांतिनाथ जो कि जैन तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह मृग रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 1-2 याद रह जाएगा तो एलिमिनेशन हो सकता है। जैसे सुपार्श्व नाथ का चिन्ह स्वास्तिक है और श्रेयांश नाथ का चिन्ह गैंडा है, या फिर मल्लीनाथ का चिन्ह मृग कलश है और शांतिनाथ का चिन्ह मृग है। तो जो आपको आपके जबान पे चढ़े उसको 1-2 को कम से कम याद रख लीजिए। अच्छा, जब जैन धर्म की बात कर ही रहे हैं तो संगति के बारे में बात कर लेते हैं। 2 ही संगति हुई है जैन धर्म की, क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये हॉट जोन है जैन धर्म से एक तरीके से। पहला है पाटलिपुत्र में जैन संगति हुआ था 300 BC में, और इसके अध्यक्ष शूलभद्र थे। दूसरा जैन संगति बल्लभी में हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण, मतलब देवादि क्षमाश्रवण पूरा नाम था। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में सिक्कों के निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रचलित थी? तो सिक्कों के निरीक्षक यानी कि मुद्राओं का जो परीक्षण करता था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। और संस्था अध्यक्ष किसे कहते थे? बाजार के अध्यक्ष को। जबकि माप, तौल या भार के मापक को पौटवा अध्यक्ष कहा जाता था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अच्छा, मौर्य काल में सिक्के तो चलते थे ना, तो सोने के भी सिक्के चलते थे, चांदी के भी, तांबे के भी। हाँ, ये बात जरूर है कि सोने के सिक्के को सुवर्ण या फिर निष्क कहते थे, चांदी के सिक्के को करसापन या धारण कहते थे, और तांबे के सिक्के को मासक कहते थे। जबकि छोटे जो तांबे के सिक्के होते थे उसे कोंकणी कहा जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मौर्य प्रशासन में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मासक। और तांबे के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? कोंकणी कहा जाता था। कोंकणी भी भाषा भी एक 8 शेड्यूल में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें। एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजकीय सिक्कों के टकसाल का अध्यक्ष कौन होता था मौर्य प्रशासन में? तो लक्षणाध्यक्ष होता था। ठीक है। नेक्स्ट, संगम युग में प्रचलित शब्दावली। तो देखिए फिर से शब्दावली क्वेश्चन है, से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो संगम युग में कनातिकन कहते थे लेखकों के प्रधान को। नालाकर कहा जाता था ईख मजदूर यानी गन्ने से संबंधित जो मजदूर होता था। जबकि लोनाकर कहा जाता था नमक निर्माता को संगम युग में। तो लोनाकर मतलब नमक निर्माता, किस युग में? संगम युग में। ठीक है। जबकि कोलोबनिकन कहते थे हल के फल का व्यापारी। अरे जो हल होता था ना ऐसे, तो यहाँ पे लोहा लगा रहता था ऐसे, जिससे मिट्टी को खींचा जा सके। तो इस लोहे को ही फली कहते थे या फल कहते थे। तो हल के फल का जो व्यापारी होता था उस लोहे का, उसको बोलते थे कोलोबनिकन। अच्छा, अभी हमने शब्दावली संबंधित एक और क्वेश्चन देखा था ना मौर्य प्रशासन में। तो रूप दर्शक कहते थे सिक्कों के निरीक्षक को, संस्था अध्यक्ष शब्द यूज होता था बाजार का उपाध्यक्षक के लिए, पौटवा अध्यक्ष शब्द का प्रयोग होता था मानकीकृत भार और माप के प्रभारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि गुप्त और वाकाटकों के प्रशासन में प्रचलित शब्दावली से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फिर से शब्दावली से क्वेश्चन है। तो गुप्त और वाकाटक प्रशासन में खिल कहा जाता था अनाम भूमि को, जिसका कोई नाम, किसी के नाम पर भूमि नहीं है जो। उसके बाद फिर क्या है, अपराहत कहा जाता था कृषि योग्य बंजर भूमि को। कब, कहाँ कहा जाता था ये? गुप्त काल और वाकाटक के प्रशासन में, गुप्त प्रशासन और वाकाटक प्रशासन में। जबकि पुस्त पालन कहा जाता था भूमि हस्तांतरण का लिखित प्रमाण रखने वाला जो पुस्त पालन होता था। और अपरद कहते थे अस्थिर भूमि को, अस्थिर भूमि को अपरद कहा जाता था। ठीक है।
तो इसमें क्या था कि जो सही विकल्प है का चयन करना था। तो सही विकल्प तो सिर्फ विकल्प डी में था, अपरद यानी अस्थिर भूमि को कहते थे, ठीक है। जबकि ये सब सिर्फ मिला के मैंने सही सही बोल दिया कि खिल अनाम भूमि के लिए शब्द यूज होता था, अपराहत भूमि हस्तांतरण का लिखित प्रमाण रखने वाले के लिए शब्द यूज होता था, नहीं अपराहत होता था कृषि योग्य बंजर भूमि के लिए, और पुस्तपालन होता था भूमि हस्तांतरण का लिखित प्रमाण रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब शब्दावली से जब बात कर ही रहे हैं तो दोनों भी आया था जो पीछे क्वेश्चन उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि संगम काल में कनातिकन कहते हैं लेखकों के प्रधान को, नालाकर कहते थे ईख मजदूर को, लोनाकर कहते थे नमक निर्माता को, और कोलुविनिकन क्या था, कोलुवनिकन। तो कोलुवनिकन किसके कहते थे, कोलुवनिकन कहते थे हल के फल के व्यापारी को। नेक्स्ट, अच्छा मौर्य काल में भी शब्दावली से संबंधित एक क्वेश्चन हमने ये देखा था, संस्थाध्यक्ष कहते थे बाजार के अधीक्षक को, रूपदर्शक कहा जाता था सिक्कों के निरीक्षक को, पौटवाध्यक्ष कहा जाता था मानकीकृत भार और माप का प्रभारी को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश स्थित निमाड़ जिले में मिले असीरगढ़ अभिलेख में दामोदर गुप्त पर मौखरी वंश के किस शासक की जीत का वर्णन है। तो असीरगढ़ अभिलेख में किस शासक के जीत का वर्णन है, तो इसमें से कोई नहीं है जिस शासक का वर्णन है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। तो फिर था कौन, तो सर्ववर्मन की जीत का वर्णन है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि सर्ववर्मन की जीत का वर्णन किस अभिलेख में है, तो असीरगढ़ अभिलेख में, ठीक है। और असीरगढ़ अभिलेख में ये कहाँ मिला है, तो निमाड़ मध्य प्रदेश में मिला है, निमाड़ जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने मत्त विलास प्रहसन को लिखा था और महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन को लिखा भी था और प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाया था। ये कहाँ है प्रसिद्ध गुफा मंदिर, तमिलनाडु के कांची में है, ठीक है। और एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है ये मत्त विलास प्रहसन, तो ये भी याद रखना है। इनका काल, महेंद्र वर्मन का काल जो 590 से 630 ईस्वी तक रहा है। और इनकी और भी रचना है जैसे कि भगवत जुकियम या फिर कुंडमी मालय, ये संगीत शास्त्र का ग्रंथ है कुंडमी मालय। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में फैक्ट। नेक्स्ट है कुंडमी मालय की रचना इन्होंने नहीं किया महेंद्र प्रथम ने, इनकी संरक्षण में रचना हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। और कुंडमी मालय जो है ये संगीत शास्त्र की पुस्तक है, महेंद्र वर्मन के काल में ये रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण तृतीय से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही विकल्प नहीं है। तो जो सही विकल्प नहीं है उसका चुनना है, तो मतलब जो सही है उसको देखना पड़ेगा एक तरीके से। तो सही कौन है, तो लिखा हुआ है उन्होंने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। तो कृष्ण तृतीय से संबंधित वीर नारायण की उपाधि धारण नहीं की थी, इन्होंने नहीं किया था। किसने किया था, अमोघ वर्ष फर्स्ट ने किया था वीर नारायण की उपाधि, कृष्ण तृतीय ने नहीं। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि उन्होंने कवि राजमार्ग प्रारंभिक कन्नड़ भाषा यानी कन्नड़ काव्य और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्न मलिका लिखी, जो उच्च लेखन का एक उदाहरण माना जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें समकालीन, अच्छा ये सही है दूसरा नंबर एक तरीके से, और ये भी सही है। तो दोनों तो सही है। तो जब दोनों सही है, पूछ रहा है सही कौन नहीं है, तो इनमें से कोई सही नहीं है क्योंकि दोनों तो सही ही है। पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो चूंकि दोनों सही है इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं के काल में ना, अमोघ वर्ष के काल में इनके एक गणितज्ञ थे महावीराचार्य, तो इन्हीं के समकालीन थे ये। कृष्ण तृतीय वैसे कौन थे जिनके बारे में ये था ही नहीं कथन दरअसल। तो कृष्ण तृतीय मान्यखेत के राष्ट्रकूट राजवंश के अंतिम महान शासक थे और एक बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। तो लिखा हुआ है कि तक्कोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय और पारांतक द्वितीय के बीच लड़ा गया। तो ये गलत है क्योंकि तक्कोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय के और पारांतक प्रथम के बीच लड़ा गया था, यहाँ पर द्वितीय लिखा हुआ है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ तक्कोलम का युद्ध 1949 में लड़ा गया था, तो ये बात सही है कि 949 में तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया था, तो दूसरा सही है। पूछ रहा है गलत कौन है, तो विकल्प ए हो गया। बस ये याद रखना कि तक्कोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय और पारंकत प्रथम के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला स्वतंत्र चंदेल शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी। हम निम्नलिखित में से किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम धंगदेव के बारे में बात कर रहे हैं। दो फैक्ट था इसमें, महाराजा धीराज की उपाधि और विश्वनाथ मंदिर की स्थापना।
और चंदेल शासक था वो, तो ये धंगदेव के बारे में है। ठीक है, वीर नारायण की उपाधि, अच्छा उपाधि से संबंधित याद आना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था कि वीर नारायण की उपाधि ली है फर्स्ट ने, अमोघ वर्ष फर्स्ट ने लिया था वीर नारायण की उपाधि। फिर हमने एक अभी ये भी देखा था कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण महेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, तो ये शासक के बारे में था, तो पिछला वाला क्वेश्चन रिवीजन कर लिया हमने। नेक्स्ट है, उनके राज्याभिषेक पर उन्हें अरिराजा मडन शंकरा की उपाधि दी गई थी। गौडेश्वर की पारंपरिक उपाधि के साथ ही उन्होंने परम वैष्णव की उपाधि भी धारण की थी। हम निम्नलिखित में से किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लक्ष्मण सेन के बारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मण सेन ने ही अरिराजा मडन शंकरा की उपाधि प्राप्त की थी और गौडेश्वर की पारंपरिक उपाधि के साथ ही उन्होंने परम वैष्णव की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, उपाधि से संबंधित अभी याद आना चाहिए कि अभी हमने पढ़ा था कि वीर नारायण की उपाधि किसने लिया था, अमोघ वर्ष फर्स्ट ने। महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया, मतलब कौन से चंदेल शासक ने लिया था, पहला चंदेल शासक था वो धंगदेव था। और अब यहाँ पर आ गया अरिराज मडन शंकरा की उपाधि और परम वैष्णव की उपाधि लक्ष्मण सेन ने लिया था। तीन उपाधियों से संबंधित फैक्ट इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ, वाहिंद का तृतीय युद्ध महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच पेशावर के पास लड़ा गया था। तो ये कब लड़ा गया था, दरअसल ये लड़ा गया था 1008 ईस्वी में। दूसरा लिखा हुआ है कि महमूद गजनी ने कन्नौज को उसके चंदेल राजा विद्याधर को हराकर जीत लिया था। तो ये 1018 में ऐसा हुआ था। तीसरा लिखा हुआ महमूद गजनी ने थानेश्वर को जीत लिया था, 1014 में जीता था। तो सबसे पहला हो जाएगा वाहिंद का द्वितीय युद्ध, दूसरा हो जाएगा कन्नौज और उसके चंदेल राजा विद्याधर को हराकर महमूद गजनी द्वारा जीत लिया जाना, नहीं ये तीसरा हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा महमूद गजनी ने थानेश्वर को जीत लिया था। तो 1 3 2 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो 1 3 2 यहाँ पर डी नंबर में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 3 3 2 जगह लिख दिया है। अच्छा, युद्ध के बारे में अभी आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, युद्ध से संबंधित फैक्ट था। तो अभी हमने पढ़ा था कि तक्कोलम का युद्ध हुआ था 949 में, 949 में। किसके किसके बीच हुआ था, पारांतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय के बीच में। तो युद्ध से संबंधित था फैक्ट, इससे रिविजन कर लिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, मोहम्मद गौरी के शासनकाल से संबंधित है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो ये तीसरा नंबर पहले होगा, इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ा है। दूसरा नंबर उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में, जयचंद मारा गया था। तो ये हो गया। तीसरा जो होगा पहला नंबर, तो वो है खोखरो का विद्रोह। खोखरो का विद्रोह 1205 ईस्वी में हुआ था, कहीं कहीं पर 1206 ईस्वी में आपको इंटरनेट पर मिलेगा। तो मोहम्मद गौरी ने दमन कर दिया था इसका, खोखरो का विद्रोह। तो इस तरह से तराइन का द्वितीय युद्ध पहले, फिर चंदावर का युद्ध, फिर उसके बाद खोखरो का विद्रोह आ जाएगा। अच्छा, युद्ध के बारे में जब यहाँ पर बात हमने किया, तो युद्ध से संबंधित 2-3 फैक्ट जो अभी हमने चर्चा किया था। वाहिंद का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच में हुआ था 1008 ईस्वी में। फिर एक पढ़ा था हमने अभी कि तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था, पारंतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय के मध्य में हुआ था। तो 3-3 4 बार रिवीजन एक तरीके से याद हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो क्या लिखा हुआ है, खरज कुल उत्पाद का 20% होता था, नहीं, खरज कुल उत्पाद का 10% होता था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ जकात मुसलमानों के लिए खैरात था, तो बिल्कुल सही है, जकात मुसलमानों के लिए खैरात राशि थी। तीसरा खाम के बारे में लिखा हुआ था, खाम युद्ध की लूट का 10% था, नहीं 20% था। तो इसलिए एक गलत है और 3 गलत है। तो 1 और 3 किसी विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इसमें है सही वैसे 2 नंबर, तो 2 नंबर किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो किसको लगाएंगे, लगा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, खरज का मतलब होता था कुल उत्पाद का 10%, जकात का मतलब मुसलमानों के लिए खैरात, खाम का मतलब लूट के धन, युद्ध की लूट का 20% होता था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, और क्या लिखा हुआ इसमें कि सबसे ज़्यादा बार अच्छा राजस्व प्राप्त। अच्छा नहीं, इसमें एक फैक्ट ये है कि 1200 फलों के बाग थे फिरोज शाह तुगलक के काल में, जिससे अच्छा खासा राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो ये इसमें संबंधित फैक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो द्वितीय मैसूर युद्ध ये मंगलोर की संधि से हुआ था और समाप्त, और जो तीसरा मैसूर युद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तीसरा मराठा युद्ध सिंध पर अधिकार की संधि से। तो सही विकल्प कौन सा है,
तो सही कैसे है सैम, सामने तो सिर्फ तीसरा नंबर है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा मराठा युद्ध सिंध पर अधिकार से संबंधित है, जबकि द्वितीय मैसूर युद्ध के सामने लिखा हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि, जबकि ये गलत है। द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति तो मैंगलोर की संधि के कारण हुआ था 1784 में, और तीसरा मैसूर युद्ध जो हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्ति वो 1192 में हुआ है। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प चुनना है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में देखना है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में जो विषम विकल्प है वो डी नंबर है, बांडीवास का युद्ध। तो ये द्वितीय कर्नाटक से संबंधित नहीं है, 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध, और इसके कारण किसको जाना पड़ता है बाहर, ये फ्रांसीसियों को जाना पड़ता है बाहर भारतीय क्षेत्र से। तो अंबर का युद्ध ये संबंधित है, जो कि 1749 में हुआ था। आरकोट का युद्ध 1751 में हुआ है, क्लाइव द्वारा आरकोट पर कब्जा कर लिया गया था। पांडिचेरी की संधि तो ये 1755 में हुआ है। तो ये सब संबंधित है कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में। नेक्स्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, निम्नलिखित में से कौन इस युद्ध से संबंधित नहीं था? तो देखिए था सब, लेकिन नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन कर दिया है। मीर जाफर तो था ही, मीर जाफर और ब्रिटिशर्स ये दोनों एक साइड थे। फिर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराज उद दौला नहीं था, शुजा उद दौला था, क्योंकि अवध का नवाब था ना, तो अवध के नवाब को शुजा उद दौला के नाम से जानते हैं उस समय। तो इन तीन और वो दो के बीच में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, बक्सर जिले में ही एक और युद्ध हुआ है, चौसा का युद्ध। आपको अगर याद आ रहा होगा मध्यकाल में शेरशाह सूरी वंश से संबंधित। तो शेरशाह और किसके बीच में हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौसा उसी बक्सर में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित नहीं था? तो तृतीय मराठा युद्ध से बाजीराव द्वितीय भी संबंधित था, अप्पा साहिब भी संबंधित थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में यह ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ा गया था। और इसके अलावा दौलत राव और मल्हार राव भी बाजीराव द्वितीय और अप्पा साहिब के साथ थे। तो ये सारा हो गया। अच्छा, युद्ध के बारे में इतने सारे हमने पढ़ लिया, तो युद्ध के बारे में यहाँ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जितने युद्ध अभी तक हमने पढ़े हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा था तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में पारंतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय के बीच में हुआ था। फिर हमने पढ़ा बाय हिंद का तृतीय युद्ध 1008 ईस्वी में हुआ था, महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच में। फिर तीसरा हमने पढ़ा था चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में जयचंद मारा जाता है। चौथा हमने पढ़ा तराइन का युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। पांचवा पढ़ा था आरकोट का युद्ध 1751 ईस्वी में, और क्लाइव द्वारा आरकोट पर कब्जा कर लिया गया था। बांडीवास का युद्ध फिर हमने पढ़ा 1760 ईस्वी में, फ्रांसीसियों की तरफ से लाली नेतृत्व कर रहा था, और ब्रिटिशर्स की तरफ से सर आयरकूट के द्वारा। और बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांस को जाना पड़ता है यहाँ भारतीय क्षेत्र से। और सातवां हमने पढ़ा था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें से कौन था, दो लोग थे, एक ब्रिटिशर्स थे और कौन था, यहीं पर तो लिखा हुआ मीर जाफर था। और उसके बाद फिर दूसरे साइड में था शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा उद दौला था अवध का नवाब। तो ये तीनों मिलकर के था। और लास्ट है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, अभी आगे आएगा, ये मैंने यहीं कलेक्ट करके लिख दिया है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में लड़ा गया था। तो ये 8 युद्ध, तो इससे पता चल रहा है कि युद्ध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, रणजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? यह युद्ध कब लड़ा गया था? कौन सा युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, दोनों पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चन में। तो रणजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच में बुद्देवाल का युद्ध लड़ा गया था, वो 1846 में लड़ा गया था लुधियाना के पास। तो सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिरोजपुर का युद्ध ये 1845 में लड़ा गया था, ये लाल सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ये के बीच में लड़ा गया था। तो ये है। ठीक है। अच्छा, इसमें हारा था कौन? रणजीत सिंह महिथिया हार गए थे, हैरी स्मिथ जीत गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दो घटनाएं एक ही वर्ष से संबंधित है? तो दो घटनाएं एक ही वर्ष से संबंधित कौन कौन सी है? ये विकल्प नंबर सी यानी कि 2 और 3, यानी कि तालेगांव का युद्ध और पुरंदर की संधि, सब दोनों ये 1776 ईस्वी में हुआ है। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में हुआ था, उस समय जयसिंह प्रथम मुगल सेनापति थे। ठीक है। जबकि सालवाई की संधि 1782 में हुई है प्रथम मराठा युद्ध के बाद, और सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो कुल मिलाकर इसका विकल्प सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आइक्सला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे?
इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1748 में किए गए थे, ये तो आपको भी याद होगा। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ए पा पे, तो ए पे पापे मतलब एक्सला चैपल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि, बस यही 3 तो युद्ध हुआ है कर्नाटक का युद्ध, मतलब जो ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में युद्ध हुए हैं ना, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको भी पता होगा। तो प्रथम था ये, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में हुआ था और एक्सला चैपल की संधि से समाप्त होता है। ये अनिर्णित युद्ध रहता है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था वैसे? तो 1755 में हुआ था और पांडिचेरी की संधि से इसकी समाप्ति होती है, ब्रिटिशर्स इसमें मजबूत रहते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध, 3 ही तो कर्नाटक युद्ध हुआ है, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में समाप्त होता है। किसकी संधि से समाप्त होता है? पेरिस की संधि से, और फ्रांस की पराजय हो जाती है। बस यही सारी बात थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध जब हुआ तो उसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध और अन्य औपनिवेशिक कारण थे, जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण जो 1755 में हुआ समाप्ति पांडिचेरी की संधि से, तो उसका कारण था कर्नाटक का उत्तराधिकार का प्रश्न। और पहला जो हुआ था एक्सला चैपल की संधि से समाप्ति, जिसका 1748 में कारण क्या था युद्ध का? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का कारण था मेन। तो ये सारे हैं, ये देखिए। अच्छा, जब हम ये 2 तरह का ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक कर्नाटक का युद्ध वाला और एक मैसूर का युद्ध वाला। तो मैसूर वाला भी यहाँ मैंने नोट किया, मैं पढ़ देता हूँ, आगे आएगा क्वेश्चन, तो अभी पढ़ देते हैं पहले ही। पहला आंग्ल मैसूर संघर्ष जो हुआ है वो समाप्ति मद्रास की संधि से हुआ है 1769 में। और किसके काल में हुआ था? तो शासक हैदर अली थे उस समय। बेरेलस्ट और पहला वाला जो था बेरेलस्ट और हैदर अली के बीच में हुआ था। और कहते हैं कि मतलब कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हैदर अली पहला दक्षिण भारतीय शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, उसको पराजित किया था। तो बेरेलस्ट पराजित हो गया था और मद्रास की संधि से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। दूसरी आंग्ल मैसूर संबंध फिर होती है हैदर अली के ही शासनकाल में होती है और मैंगलोर की संधि से 1784 में समाप्त हो जाता है। बैरन हेस्टिंग्स ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ता है और हैदर अली की तरफ से टीपू सुल्तान लड़ते हैं। फिर है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में समाप्ति हो जाती है और मैसूर की संधि सहायक संधि से चौथा जो आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है उससे समाप्ति होती है 1799 में, ठीक है। उसमें बेलेजली रहता है गवर्नर। और तीसरे के संबंध में कौन सा गवर्नर? कर्नवालिस है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा औरंगजेब द्वारा बंगाल के गवर्नर के रूप में मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति 1705 में हुई थी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और फिर इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई है। 12 अगस्त और 16 अगस्त 2 संधि हुआ था। 12 अगस्त में जो संधि हुए उसमें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ है और 16 अगस्त में क्लाइव और शुजा उद दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका मतलब आंसर डी हो गया है। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो इंडियन हेराल्ड समाचार पत्र ये 1795 में शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उनके संपादक में, मतलब संपादक यही थे। फिर कलकत्ता जर्नल का समाचार पत्र का जो आरंभ हुआ है 1818 में हुआ है और दिग्दर्शन समाचार पत्र का आरंभ भी 1818 में हुआ है। बंगाल गजट समाचार पत्र का भी आरंभ 1818 में हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, विषम कौन है? तो विकल्प 20 का विषम हो जाएगा, क्योंकि दिग्दर्शन समाचार पत्र, कलकत्ता जर्नल समाचार पत्र और बंगाल गजट ये तीनों 1818 का है, जबकि इंडियन हेराल्ड समाचार पत्र ये 1795 का, ठीक है। दिग्दर्शन समाचार पत्र के बारे में एक फैक्ट ये है कि बंगाल में बंगाली भाषा का ये पहला समाचार पत्र था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा दूसरा नंबर पावना कृषक विद्रोह, ये 1873 में हुआ है। और दूसरा हो जाएगा दक्कन कृषक विद्रोह, तो 1875 में हुआ। और तीसरा नंबर में आ जाएगा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है, ठीक है। दक्कन का कृषक विद्रोह आपको याद आ ही रहा होगा। अच्छा, एक हमने विद्रोह के बारे में और पढ़ा था चीज़ें, क्या था? खोखरों का विद्रोह 1205 या 1206 में। इसको किसने दबाया था? मोहम्मद गौरी ने दमन किया था इसका, अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था। अब चूंकि संधियों के बारे में इतनी बात हुई थी तो संधियों का इसमें मैंने रिवीजन इस पेज में रखा है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। 2 इलाहाबाद की संधि हुई, प्रथम भी हुई क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, और 16 अगस्त को 16 अगस्त को हुई थी क्लाइव और शुजा उद दौला के बीच में, जो अवध का नवाब था। दूसरा संधि हमने देखा था एक्सला चैपल की संधि, जो 1748 ईस्वी में हुई है। तीसरा संधि हमने देखा था पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में, और चौथा संधि पेरिस की संधि था 1763 ईस्वी में। तो ये तीनों जो संधि है, एक्सला चैपल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, ये तीनों किससे संबंधित है? ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्ध के संबंध में, यानी
कर्नाटक का युद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट संधि देखा था मद्रास की संधि 1769 में हैदर अली और वेरेलेस्ट के बीच में, और फिर मंगलोर की संधि 1784 में टीपू और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में था। और आठवां देखा था हमने मैसूर की सहायक संधि 1799 में, और मैसूर राज्य समाप्त हो जाता है। दो और भी संधियां देखी थी हमने। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। मुगल साम्राज्य का जयसिंह प्रथम सेनापति था, ये अब डिस्कस कर चुके हैं हम। और सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में प्रथम मराठा युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, वीडियो बड़ा हो जा रहा है क्या? नेक्स्ट है गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प का चयन है 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बोल रहा है, तो ये सही है। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। 1893 में फिर लाहौर में जो हुआ था दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तीनों सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट 30 नंबर, संगम युग में प्रचलित शब्दावली से संबंधित, अच्छा ये कुछ गलत मिस्टेक से कुछ टाइपिंग है यहाँ पर, फिर से टाइप हो गया। बस यहाँ सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई है। फिर अरविपुरम आंदोलन शुरू हुआ था 1888 में, और जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 का है। नायर आंदोलन ये 1891 का है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, संगम से संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि था नहीं तो मैंने संगम का यहाँ रिवीजन बेकार का कर दिया है, तो कोई नहीं, एक बार पढ़ ही देते हैं। लेखक का प्रधान कनातिन कहा जाता था, लेखक के प्रधान को संगम युग में। और मनालाकर शब्द का यूज होता था ईख मजदूर के लिए। लोनाकर शब्द का यूज होता था नमक निर्माता के लिए। और कोलू वनिकन शब्द का यूज होता था हल के फल के व्यापारी के लिए संगम युग में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है उनकी अवस्थिति के आधार पर। तो देखिए अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बोरिंग होगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो से संबंधित सुझाव जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस सिर्फ सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा। थैंक यू।